नमस्कार, यह हमारा कमिटमेंट है आपके सामने हर दिन हर खबर लेकर आना। और मुझे अभी इस शो में आने से पहले एक चीज पढ़ते हुए बहुत ज्यादा चिंता सता रही अपनी टीम की। सेड्रोट इजराइल का जो शहर है वहां पर अभी अभी अलार्म साउंड किए हैं और उसके आसपास के इलाकों में। और मेरे सहयोगी बिपिन चौबे जो कि हमारे TV9 के संवाददाता हैं, वो और कैमरामैन गंगा इस वक्त सेड्रोट में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खबर है वहां पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये है कि IDF ने कहा है 3 ड्रोन्स जो हैं लेबनान से एंटर करते हैं इजराइल में। और जानकारी ये है कि एक को इंटरसेप्ट बस किया गया है। और 4 दिन में दूसरी बार नेतन्याहू ने कह दिया है कि गाजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल उन्हीं का होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार। 7 अक्टूबर से अब तक 11,078 लोगों की मौत। मरने वालों में 4,506 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध लंबा खींचने के संकेत दिए। हमास से लड़ाई में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। नेतन्याहू ने कहा समय कितना भी लगे हम पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर, युद्ध खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी में रहेगी IDF। नेतन्याहू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय ताकतों पर निर्भर नहीं करेंगे। नई सरकार बनने तक उत्तरी गाजा में लोगों को लौटने नहीं देंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 2+2 के तहत भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। मीटिंग में इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा हुई। गाजा युद्ध फैलने से रोकने पर दोनों देशों ने बातचीत की है। बड़ी खबर, 2+2 मीटिंग में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। भारत अमेरिका मिलकर बख्तरबंद गाड़ियां बनाएंगे। भारत ने अमेरिका के सामने कनाडा में खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा दांव। येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नलिन कटील के इस्तीफे के बाद से खाली था पद। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार गवर्नर विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल। विधानसभा सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। सत्र की वैधता पर राज्यपाल का सवाल उठाना सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता निलंबित। श्रीलंका क्रिकेट पर नियमों के गंभीर उल्लंघन का आरोप। वर्ल्ड कप के बीच श्रीलंका के खिलाफ ICC का बड़ा एक्शन। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में अभी ऑड इवन नहीं लगेगा। बारिश के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा सरकारों ने क्या कदम उठाए। सोचने वाली बात है, सरकारों ने क्या कदम उठाए। सिर्फ रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं, प्रीएम्प्टिव एक्शन भी नहीं, लेकिन एक्शन, रिएक्शन, प्रीएम्प्टिव एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है गाजा में, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर और पहला शब्द, निर्मम। गाजा के अस्पतालों पर हमले क्यों बढ़े? इजराइल की सेना का निर्मम चेहरा हम दिखाएंगे। दूसरी खबर और दूसरा शब्द है यहां पर, रॉकेट रूम। हमास से लड़ाई में बच्चों पर क्यों आई मुसीबत? क्लासरूम में रॉकेट रूम का सच क्या है? तीसरी खबर, वेस्ट बैंक में 2 दिन में भीषण लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक, इजराइल ने वहां सबसे बड़े शरणार्थी कैंप को टारगेट क्यों किया है? और चौथा शब्द, और जो हमारा आज के कर्टन रेजर में बड़ी खबर है, वो है 24 घंटे। कल यानी शनिवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह क्या ऐलान करने वाला है? क्या इजराइल को नई चुनौती मिलने वाली है? 5वां शब्द और हमारा 5वीं खबर जो है वो है डबल गेम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या गाजा में 4 घंटे का विराम धोखा है? अमेरिका से तेल अवीव क्यों पहुंचाए जा रहे हैं विनाशक बम? लेकिन इन सब से पहले आज आपको 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है। वॉर रिपोर्ट से पहले 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो था, 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अस्पतालों पर हमला चल रहा है। ये जो हमला है, इंडोनेशिया अस्पताल पर हमला हुआ है। यहां पर यमन से अटैक किया गया। इजराइल के एयरपोर्ट के ऊपर से मिसाइल निकलती है। और फिर ये देखिए, जो यहां पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक में भीषण लड़ाई है। जेनिन की बात करें, यरूशलेम की बात करें, और इधर देखिए इराक में फिर से US के एयरबेस पर हमला हुआ। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट जड़ रहा है। लेकिन आज की कहानी इससे भी बड़ी हो चुकी है। वो कहानी दिखाने के लिए सबसे पहले 35वें दिन की वॉर रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास के कितने ठिकाने तबाह किए? गाजा में मरने वालों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? इजरायली PM नेतन्याहू ने क्यों कहा कि ऑपरेशन में तय वक्त से ज्यादा समय लग रहा है? इन खबरों के लिए 2 मिनट में 35वें दिन की वॉर रिपोर्ट। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में हमास के 15,000 ठिकाने तबाह, 6,000 से ज्यादा हथियार नष्ट और जब्त।
गाजा के खान यूनिस में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने विध्वंसक हमला किया। अल वालिद मस्जिद को मिसाइल अटैक से उड़ाया। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। हमास से जुड़े 2 भाइयों के घर को हमला कर तबाह किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा, हमास नेता याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार के घर पर छापा मारा। हमास की मिलिट्री पोस्ट ट्रेनिंग कंपाउंड पर रेड की गई। रेड के दौरान 30 लड़ाकों को मार गिराया। गाजा में बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहे हमास के लड़ाके अल नजर अस्पताल छोड़कर जा रहे लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा। लेबनान बॉर्डर से इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले। मैतुला में कम्युनिकेशन टावर्स को टारगेट कर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले किए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, हमास के खिलाफ ऑपरेशन में अंदाज से ज्यादा वक्त लग रहा। उम्मीद है जल्द लक्ष्य हासिल करेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने शुक्रवार को 6 घंटे के लिए मानवीय कॉरिडोर खोला। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने दिया गया। दिल्ली में भारत अमेरिका की रक्षा विदेश मंत्रियों की बैठक। मीटिंग में इजरायल मुद्दे पर चर्चा। दोनों देशों के बीच गाजा में जारी टकराव को फैलने से रोकने पर मंथन हुआ। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 10,995 लोगों की मौत। मरने वालों में 4,456 बच्चे शामिल। गाजा के हालात किस कदर खराब हैं, आप ऐसे अंदाजा लगाएं। जो लोग वहां से निकल रहे हैं, 80,000 लोग कल गाजा में नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं। परसों करीब 50,000 लोग मूव करते हैं। और जो यूएन के कैंप है वहां पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है। हालत इतनी खराब है कि 160 लोगों के ऊपर एक टॉयलेट। सोचिए सर, 9 नवंबर की रात गाजा युद्ध की सबसे विध्वंसक रात साबित हुई है। इजरायल के लड़ाकू विमानों यहां 100 से ज्यादा बम बरसाए। हैरानी यह थी कि इस बार उनके निशाने पर रिहायशी इलाके में रेफ्यूजी कैंप नहीं थे, बल्कि यहां के छोटे बड़े 7 अस्पताल थे। ये इंडोनेशिया अस्पताल है, अल शिफा अस्पताल की रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। टॉर्च लाइट, सिर पे लगी हेडलाइट, मोबाइल लाइट से डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन पहले ये विजुअल देखिए जरा। गाजा पट्टी का इंडोनेशियन अस्पताल इजरायल की हवाई बमबारी से दहल उठा। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। एयर स्ट्राइक में गाजा का अल अवदा अस्पताल भी टारगेट पर आया। इस हमले में कई पैरामेडिक्स और अस्पताल कर्मी घायल हुए। गाजा का अल शिफा अस्पताल, यहां भी इजरायल ने बम बरसाए। आईडीएफ के हमले से अस्पताल में दहशत मची। अस्पताल के यार्ड में भी हमला हुआ। शुरुआत में 6 लोग घायल बताए गए। इस बीच अल शिफा अस्पताल पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया। अस्पताल में मोर्टार बम गिरता हुआ दिखा। यहां जान माल का कुल नुकसान कितना हुआ, ये सच आना बाकी है। लेकिन इजरायल का दावा है कि यहां हमास ने सेंटर बना रखा था जिसे नष्ट किया गया। इजरायली सेना ने गाजा के अल रंतीसी अस्पताल में भी भीषण बमबारी की, जिससे अस्पताल परिसर में खड़ी कारों में आग लग गई। इस तरह से इजरायल ने आधी रात अल शिफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अवदा अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और गाजा हॉस्पिटल को टारगेट किया। यहां सवाल है कि इजरायल ने अचानक से इन अस्पतालों को निशाना क्यों बनाया। इसका एक जवाब सुबह के वक्त मिला। रात में बम इसलिए बरसाए गए ताकि सुबह ग्राउंड फोर्स इन अस्पतालों के और करीब पहुंच सके। इसकी झलक अल रंतीसी अस्पताल के बाहर दिखी। आईडीएफ के टैंकों ने अस्पताल को घेर लिया। आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई कि अस्पताल के अंदर कई हमास लड़ाकों के होने का शक है। रंतीसी अस्पताल के नीचे हमास ने बहुत बड़ा बंकर बना रखा है। उसमें दर्जनों लड़ाके छिपे हैं। बंकर में बड़ी तादाद में हथियार हैं। कहा जा रहा है कि आज रात यहां बड़ा हमला हो सकता है।
ये आईडीएफ का दावा है, लेकिन इस सच को कैसे झुठला सकते हैं कि इन हमलों की वजह से गाजा के अस्पतालों में आम लोग निशाना बन रहे हैं। यहाँ बिजली नहीं है, हैंड लैंप, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में सर्जरी की जा रही है। अब आपको अस्पतालों पर हो रहे हमले के बाद की दहशत बताते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अल-शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। बहुत चिंताजनक है। अल-शिफा वहां का सबसे बड़ा अस्पताल है, 500 बेड्स का अस्पताल है। अल-शिफा अस्पताल पर हवाई हमलों के बाद यहां ग्राउंड फोर्सेस और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई है। इस वक्त भी आमने सामने फायरिंग चल रही है। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है। किसने दावा किया है? दावा किया है इजराइल ने कि यहां पर टनल्स हैं हमास की। लेकिन रमल्ला में मौजूद फिलिस्तीन के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने डर जाहिर किया है। कहा है कि उन्हें आशंका है कि अस्पताल पर किसी भी समय बमबारी हो सकती है। चिंताजनक बात यह है अल-शिफा के पास दवाइयों की कमी है। WHO से सिर्फ दो बार उनको रिप्लेनिश किया गया है, मतलब उनको स्टॉक मिला, क्योंकि WHO मूव ही नहीं कर पा रहा है वहां पर। अल-शिफा अस्पताल पर टैंक हमले का खतरा बढ़ गया है। नेतन्याहू हमास के खात्मे के लिए किस हद तक क्रूर बन चुके हैं। अस्पतालों पर हो रहे बर्बर हमले इसका सबूत है। इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुनाई दे सकती है। चीन ने इसके लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक में गाजा के अस्पतालों पर हो रहे हमलों में चर्चा होगी, लेकिन सवाल है कि इस चर्चा से कुछ हासिल होगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि लगातार हमलों से गाजा में सभी अस्पताल वेंटिलेटर पर जा चुके हैं। फैक्ट्स देखिए जरा। 34 दिन में करीब 14 अस्पताल और 50 से ज्यादा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स PHC बंद हो चुके हैं। 34 दिन में करीब 198 मेडिकल कर्मियों की मौत हो चुकी है। 34 दिन में 125 से ज्यादा डॉक्टर जख्मी हो चुके हैं। 34 दिन में 70 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह हो चुकी हैं। अल-शिफा अस्पताल में ईंधन, दवा की कमी है। WHO से एक महीने में सिर्फ 2 बार दवाओं की सप्लाई हो पाई है। बेड पर एक साथ 2 मरीज इलाज के लिए मजबूर हैं। अल-शिफा अस्पताल में 60,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं, फ्लोर पर लेटे हुए हैं। अल-कुदस अस्पताल में ईंधन की कमी से जनरेटर बंद हो चुके हैं। इकलौता मैटरनिटी अस्पताल कभी भी बंद हो सकता है। वॉल स्ट्रीट की जो रिपोर्ट है चिंताजनक है। अस्पतालों के बाद क्या गाजा के स्कूल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टारगेट पर हैं? क्यों? क्योंकि इजरायली आर्मी ने पहले दावा किया है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के हेडक्वार्टर और सुरंगें हैं। इनमें कई लड़ाके छिपे हुए हैं। इस दावे के आधार पर उसने अस्पतालों को बारूदी स्ट्राइक से दहला दिया। अब IDF ने ऐसा ही दावा गाजा के स्कूलों को लेकर किया। ये वीडियो देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि स्कूल के बिल्कुल करीब हमास का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। यही नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्कूल को हमास की आर्म्स फैक्ट्री बताया। सवाल उठ रहे हैं कि IDF अब गाजा के स्कूलों पर बम गिराएगा? क्या IDF अब गाजा के स्कूलों पर बम गिराएगा? यह हमारा पहला सवाल है। क्या IDF स्कूल के मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाएगा? क्या अस्पतालों के बाद अब स्कूलों में बेगुनाहों के मरने की तस्वीरें सामने आएंगी? की रिपोर्ट है। क्योंकि पहले जिस दावे के आधार पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अस्पतालों को जमींदोज किया, अब ऐसा ही दावा गाजा के स्कूलों को लेकर किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक 3D मॉडल तैयार किया गया है। IDF के वीडियो में दिखाया गया है कि गाजा में स्कूल के बिल्कुल बगल में हमास का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। स्कूल की आड़ में हमास ने यहाँ अपना हथियार गोदाम बनाया है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, IDF के जवान जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, उन्हें रॉकेट मोर्टार स्टोरेज फैसिलिटी दिखती है। वीडियो में आगे रॉकेट लॉन्चर, AK-47 से भरे बैग और हमास के झंडे होने का दावा किया जाता है। वीडियो में सैनिक की आवाज सुनाई देती है जो हथियारों को दिखाते हुए कह रहा है कि ये सब स्कूल के अंदर है, वास्तव में एक क्लासरूम के अंदर। इसके बाद IDF के जवान क्लासरूम में दाखिल होते हैं। क्लासरूम में बच्चों के बैठने की बेंच दिखाई देती है। IDF सैनिक बताता है कि ये क्लासरूम हथियार और गोला बारूद का क्लासरूम है। इसके बाद IDF के जवान स्कूल की बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां वो एक टेबल पर रखे रॉकेट और मोर्टार दिखाते हैं।
ככל הנראה מעל 15 מילימטר, ופצמ"ר 120. आईडीएफ ने एक मैप भी जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे स्कूलों और अस्पतालों वाले रिहायशी इलाकों में हमास ने अपने ठिकाने बनाए हैं। आईडीएफ का ये वीडियो और दावा सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इजराइल का अगला टारगेट स्कूल और मासूम बच्चे हैं? सोचिए अगर इजराइल ने गाजा के स्कूलों को टारगेट किया तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि पहले ही गाजा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कलेजा चीर देने वाली हैं। इजराइल पर गाजा में बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही मासूम बच्ची जिसका नाम जूलिया है, अब इस दुनिया में अकेली है। इजरायली हमलों में इसका घर तबाह हो चुका है। माता पिता समेत परिवार के सारे सदस्य मारे जा चुके हैं। बच्ची को यह तो नहीं पता है कि वो अनाथ हो चुकी है। इसकी देखरेख करने वालों ने माता पिता की मौत की जानकारी इससे छिपाई। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी के वक्त आम नागरिक खासकर बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रहा है। आईडीएफ के जवानों का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो के जरिए दावा किया गया है कि टारगेट के आसपास सिविलियन मूवमेंट देखने के बाद कैसे स्ट्राइक को टाल दिया गया। क्या गाजा के मकानों, घरों, बिल्डिंगों पर बम गिराने से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इन लोगों के बारे में सोचा होगा? क्या गाजा की इमारतों पर बारूदी स्ट्राइक करने से पहले उसने बड़ों, बुजुर्गों या बच्चों की कोई परवाह की होगी? अगर की होती तो गाजा में मौत का आंकड़ा करीब 11,000 तक नहीं जाता। फिर इस थर्मल इमेजिंग वाले वीडियो और ऑडियो को क्या कहा जाए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का प्रोपेगेंडा या हकीकत? आईडीएफ ने 18 और 20 अक्टूबर को 2 वीडियो जारी किए। पहले 18 अक्टूबर वाला वीडियो देखिए। स्ट्राइक के लिए टारगेट लॉक करते वक्त मालूम चलता है कि वहां कुछ आम नागरिक हैं, जिसके बाद अटैक को टाल दिया जाता है। אני מבין, אבל עדיין לא רוצים לתקוף ברגע שיש אנשים. अब 20 अक्टूबर का ये दूसरा वीडियो देखिए। जिस बिल्डिंग पर बम गिराने का टारगेट था उसके आसपास बच्चों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्ट्राइक टाल दी गई। בחלק שמחבר בין המבנה מצפון, עכשיו אנחנו קצת בהסתרה, אז אנחנו לא רואים, אבל איפה שהצלב שלי עכשיו נמצא במרווח הזה, יש שם המון אנשים, כולל ילדים. קיבלתי. सवाल यही है कि अगर इजरायली फोर्सेस आम नागरिकों की इतनी परवाह करती तो क्या गाजा में ऐसा नरसंहार होता जो दिखाई दे रहा है? आईडीएफ लगातार दावा कर रहा है कि हमास ने रिहायशी इलाकों में अपने ठिकाने बनाए। आईडीएफ ने गाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर के बेडरूम में सुरंग मिलने का दावा किया है। इस सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें दिख रहा है कि बेडरूम में सुरंग कैसे आने जाने का रास्ता भी है। आईडीएफ के हमलों के बीच यूएन बार बार कह रहा है कि गाजा बच्चों की कब्रगाह बन गया है। आज हम आपको कुछ हैरान करने वाले आंकड़े दिखाते हैं। यहां हमने गाजा में बच्चों की मौत का आंकड़ा दिखाते हुए उसकी तुलना यूक्रेन युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध में मरने वाले बच्चों से की है। बहुत चिंताजनक आंकड़ा वैसे देखिएगा। बच्चों की आबादी का गाजा में 47%, मारे गए बच्चों की संख्या 4,104 है। हर दिन बच्चों की मौत 100 से ज्यादा, वैसे कहा जा रहा है 100 से ज्यादा, करीब 140 ये कहा जाता है, 136, 140, 7 नवंबर तक के आंकड़े हैं। अब यूक्रेन से जरा तुलना करिए। बच्चों की आबादी का 47% यहां पर गाजा में मारे गए हैं और यहां पर 18.5% वॉर क्राइम पुतिन के ऊपर था, राइट? 510 बच्चे, कितने? 1 साल से ज्यादा युद्ध में, कितने? 35 दिन में। देख रहे हैं आप? ये यहां पर देखिए, औसत हर दिन बच्चों की मौत, एक कितने? 1 साल में, कितने? 35 दिन में। अब आप ये आंकड़ा देखने के बाद क्या कहेंगे? सोचिए, बच्चों की आबादी, ये जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, इस सब के बीच में इराक में, अब यहां पर फर्क देखिए, इराक वॉर क्राइम्स, वहां पर भी कहे थे ना, बच्चों की आबादी का 43%, 47% से कम है। मारे गए बच्चों की संख्या 3100, 2008 से 2022, 2008 से 2022, यहां पर सिर्फ 35 दिन हैं। ये देखिए, हर दिन 2 बच्चे,
यहां पर 100 से ज्यादा। सोचिए जरा, ये हालात है वहां पर। गाजा में आईडीएफ का हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक हमास के 15,000 टारगेट तबाह किए। ये देखिए जरा, अब तक हमास के 6,000 हथियार जब्त किए गए। जल थल नभ से हमास के सेंटर्स पर हमले जारी हैं। इस सब के बीच में लड़ाई का मोर्चा सिर्फ गाजा में नहीं सुलग रहा है, बल्कि इजराइल का ऑपरेशन वेस्ट बैंक में भी चल रहा है। बल्कि बड़ी बात क्या है, गाजा को देखते देखते वेस्ट बैंक अपने आप भड़क गया है। इसके पीछे की वजह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप वहां से आई भीषण युद्ध की तस्वीरें देखिए। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये उसी वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों की है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। कई वीडियो सामने आए। वेस्ट बैंक के जेनिन, बेथलहेम, हेब्रोन जमीन पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। गाजा वॉर के बीच अचानक जेनिन भी जलने लगा है। एक फैक्ट आपको बताना है, जेनिन में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है फिलिस्तीन के लड़ाके यहां पर आ गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वेस्ट बैंक से गाजा के बीच में टनल है, ऐसा कई लोग दावा करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली सेना के टारगेट पर आखिर वेस्ट बैंक का ये शहर क्यों है। आईडीएफ का दावा है गाजा की तरह हमास के कई ठिकाने वेस्ट बैंक में भी हैं, जहां उसके लड़ाके बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। जेनिन में फिलिस्तीनियों का एक बड़ा शरणार्थी शिविर, लगभग 14,000 लोग रहते हैं। यहां भी हमास लड़ाकों के छिपे होने का शक है। कैंप से लड़ाकों की नई पीढ़ी तैयार करने का आरोप है। 7 अक्टूबर के बाद इन इलाकों से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। जेनिन शहर की आबादी 40,000 के करीब है और 2,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक तैनात हैं। जेनिन शहर को हमास का गढ़ माना जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इस इलाके में अपना अपना दावा करते हैं। जेनिन में क्या हो रहा है जानते हैं आप? वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है जानते हैं आप? पता किया, यहां पर 2 लड़के रहते थे, फिलिस्तीन के हैं, हमास के। इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। घर उड़ा दिया। एक बच्ची खिड़की से देख रही है और सीधे गोली मार दी गई। सोचिए सर, ये रिपोर्ट है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर बसा वेस्ट बैंक आज जंग की आग में जल रहा है। आरोप है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर यहां हमास का जमावड़ा है, जिसके खात्मे के लिए आईडीएफ जमीन पर उतर चुकी है। सबसे भीषण लड़ाई वेस्ट बैंक के जेनिन में चल रही है। इजरायली जवानों के साथ सड़कों पर आमने सामने भिड़ंत हो रही है। गोलियों की गूंज से वेस्ट बैंक थर्रा रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें एक लड़ाका इजरायली सेना पर गोलीबारी कर रहे एक घायल फिलिस्तीनी से बंदूक छीनकर दूसरे लड़ाके को देता दिख रहा है। जेनिन के जाबा में इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से नुकसान की खबर है। वेस्ट बैंक के जेनिन में भारी तनाव है। वहां की सड़कों पर आईडीएफ का काफिला हमास लड़ाकों की तलाश में लगातार छापे मार रहा है। छापे के दौरान आईडीएफ ने शरणार्थी कैंप से हथियार मिलने का दावा किया। इसके अलावा एक सुरंग भी मिली, जिसे तबाह कर दिया गया। जेनिन कैंप से धमाकों की जोरदार आवाज आई। वेस्ट बैंक के बेथलहम में भी भीषण जंग हुई। वहां हमास लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना की टुकड़ी पर बम से अटैक किया गया। वहीं हेब्रोन में आईडीएफ ने धमाके के साथ घर को उड़ाया। हमले के वक्त इस घर में 2 कैदी मौजूद थे। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़प की खबरें हैं। कई जगहों पर आगजनी हुई और इजरायली सेना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। इस सब के पहले एक और बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। नसरुल्लाह की स्पीच से पहले चरम पर तनाव हो चुका है। लेबनान से 3 एयरक्राफ्ट इजराइल में घुसे। ड्रोन्स हैं बेसिकली, उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ड्रोन को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी खबर,
लेबनान से 3। कहा जा रहा है कि गाजा में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि 24 घंटे बाद महायुद्ध का ऐलान होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे बाद गाजा की जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। इजराइल को लेबनान, सीरिया और यमन से युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जो गाजा की जंग से भी भयंकर, खतरनाक और विनाशक हो सकती है। यह जंग आर पार की होगी। इसकी एक बड़ी वजह है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने एक बार फिर अमेरिका को सीधे सीधे ललकारा और बारूदी धमकी दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे अमेरिकी युद्ध पोत को तबाह करने की, जिसकी तैनाती बाइडेन ने भूमध्य सागर में कर रखी। जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आपने पहले भी देखा है। आप इसे पहचानते भी होंगे, क्योंकि यही है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। हम आपको इस शख्स का सिर्फ चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुना सकते, क्योंकि इसकी जुबान से शब्द नहीं, बारूदी अंगारे बरस रहे हैं जो विध्वंसक हैं। दावा किया जा रहा है कि 8 दिन में दूसरी बार नसरुल्लाह फिर संदेश देने आ रहा है, और आशंका है कि इस बार चेतावनी नहीं बल्कि जंग का ऐलान होगा, जो अमेरिका के खिलाफ होगा, क्योंकि नसरुल्लाह ने वीडियो जारी कर समुद्री बेड़ों को तबाह करने का ऐलान किया है। उसने लेबनान तट पर तैनात अमेरिकी बेड़ों को नष्ट करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, उसने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। हालांकि हिजबुल्लाह की इस धमकी और चेतावनी के पीछे भी बड़ी वजह है। अमेरिका भूमध्य सागर से हिजबुल्लाह पर सीधी नजर रख रहा है। गाजा जंग को लेकर लगातार हिजबुल्लाह की निगरानी कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल यखूत है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। शायद यही वजह है कि शनिवार से पहले हिजबुल्लाह आईडीएफ पर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है। बतौर सबूत हिजबुल्लाह ने ये वीडियो भी जारी किया है और दावा किया कि लेबनान बॉर्डर पर वो इजरायली सैनिकों को लगातार निशाना बना रहा है और इसके लिए एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का एक और वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो मेटुल्ला इलाके का है, जिसमें टेलीकॉम टावरों को बारी बारी से निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक के बाद एक लगातार कई धमाके हो रहे हैं। आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया जा रहा है। ये संकेत है कि हिजबुल्लाह कल किसी बड़े ऐलान से पहले आईडीएफ की संचार व्यवस्था बर्बाद कर रहा है, मोबाइल टावर पर बमबारी कर रहा है, ताकि इजरायली सेना का पलटवार उतना घातक नहीं। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा है कि नसरुल्लाह एक बार फिर से भाषण क्यों देने आ रहा है? सऊदी अरब और ईरान की मुलाकात से पहले नसरुल्लाह कुछ एजेंडा सेट करना चाहता है, और वह एजेंडा ईरान का ही होगा, ऐसी उम्मीद भी है। क्या हिजबुल्लाह जंग में खुलकर आ चुका है? क्या हिजबुल्लाह की एंट्री युद्ध और भड़काएगी? क्या इजराइल अमेरिका के पास हिजबुल्लाह से निपटने का कोई प्लान है? ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के पास रूस से मिली एंटी शिप मिसाइल भी है, जो सीरिया से पहुंची है। हमारे पास इन सवालों से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये नसरुल्लाह की धमकी का इजरायली अंदाज वाला जवाब है, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी से हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि इस बीच हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का वॉर प्लान भी सामने आ गया है, जो एक एक्शन प्लान है। इसमें हिजबुल्लाह लड़ाकों के परिसर, नसरुल्लाह का हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह की निगरानी पोस्ट, गोले बारूद के गोदाम, हथियारों की फैक्ट्री और उसका बुनियादी ढांचा टॉप टारगेट पर है। ये प्लान इसलिए भी तैयार हुआ है कि हिजबुल्लाह के पास युद्ध लड़ने में माहिर लड़ाकों की फौज है, तो वहीं हथियारों का भी बड़ा जखीरा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह किसी देश पर बारूदी हमला करने की ताकत के मामले में टॉप पर है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 से 2 लाख रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास घातक मिसाइलें हैं। मोर्टार शेल का भी बहुत बड़ा स्टॉक है।
रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास भारी वॉरहेड से लैस सटीक निशाने पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह एक दिन में 3000 रॉकेट दागने की ताकत रखता है, जिसकी क्षमता एक दिन में ही बढ़ाकर 5000 रॉकेट तक कर सकता है। एक बार में इतने रॉकेट के हमलों को नाकाम करने के लिए कई एयर डिफेंस भी कम पड़ सकते हैं। इसीलिए इजराइल और अमेरिका को शनिवार का इंतजार है, जब नसरुल्लाह दुनिया के सामने संदेश देगा। इजराइल को सिर्फ गाजा पट्टी पर ही युद्ध नहीं लड़ना पड़ रहा। इजरायली सेना को हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से भी निपटना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इलाट शहर पर मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें इलाट एयरपोर्ट के ऊपर से निकली, जो कि हमने आपको दिखाया शो के ओपन में। इजराइल की पर सीरिया की तरफ से भी हमले तेज हो गए। गोलान हाइट्स पर सीरिया की तरफ से इजराइल के एक स्कूल को ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी करके कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पोर्ट सिटी इलाट के स्कूल पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने में देरी नहीं की। गुरुवार दोपहर करीब 2:45 बजे इलाट के स्कूल पर ड्रोन से हमला किया गया था। और कुछ घंटे बाद अंधेरा होते ही इजरायली सेना ने सीरिया में जबरदस्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सीरिया की जमीन पर हमलावरों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। आईडीएफ ने सीरिया में जवाबी हमले के बाद बयान जारी करके बताया, इजरायली सेना ने इलाट पर हुए हमलों के जवाब में सीरिया के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। इलाट के स्कूल पर हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से कहा गया था, सीरियाई जमीन से होने वाली इस तरह की गतिविधियों के लिए सीरिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जिम्मेदार है। इजरायली सेना ऐसे किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगी। सीरिया पर जवाबी हमला इस बयान के कुछ घंटे बाद ही शुरू हो गया। सीरिया की तरफ से आए ड्रोन के हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बच्चे घबरा गए। यही वजह कि आईडीएफ ने कुछ ही घंटे में जवाबी हमला किया। सीरिया से आए ड्रोन ने इजरायली स्कूल को कितना नुकसान पहुंचाया, आपको दिखाते हैं। ये इजराइल के दक्षिणी शहर इलाट के सेलिम एलिमेंट्री स्कूल की तस्वीरें हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के पास पोर्ट सिटी इलाट को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसी हमले में एक ड्रोन स्कूल पर आकर गिरा। ड्रोन के धमाके से स्कूल की क्या हालत हुई, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक धमाके के बाद 40 बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में छिपाकर जान बचानी पड़ी। 6 लोगों को मामूली उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमले के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ड्रोन स्कूल की बिल्डिंग से टकराया, वहां जोर का धमाका हुआ। यह वीडियो उसी वक्त का है। 2 बच्चे अपनी मां के साथ कार में बैठने जा रहे थे। उसी वक्त जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद दोनों बच्चे डर के मारे भागते दिखे। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर के ऊपर इलाट की ओर लॉन्च की गई मिसाइल को नाकाम कर दिया। इजराइल के इलाट पर हमलों की जिम्मेदारी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ली है। हूती की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी थी। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हूती आगे भी ऐसे हमले जारी रखेगा। हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। हूती के पास ईरान में बनी लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उनके पास ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की फ्लीट भी है, जिनका इस्तेमाल अब वो इजराइल के खिलाफ कर रहा है। सीरिया में ऐसे कई मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हैं जो ईरान के इशारे पर हमला करते हैं। आपको सीरिया के 2 सबसे बड़े मिलिशिया संगठनों के बारे में बताते हैं जिन्हें ईरान हर तरह की मदद करता है। नेशनल डिफेंस फोर्स यानी एनडीएफ सीरिया का सबसे बड़ा मिलिशिया ग्रुप है। एनडीएफ के 40,000 लड़ाके 2012 में बने संगठन को ईरान से हथियार, गोला बारूद और आर्थिक मदद मिलती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एनडीएफ ईरान के इशारे पर हमले करता है। सीरिया में एक्टिव दूसरा मिलिशिया ग्रुप लोकल डिफेंस फोर्स का है। इस संगठन को भी
ईरान का पूरा समर्थन है, यहां तक कि इसके लड़ाकों की भर्ती ईरान करता है। यह संगठन सीरिया में कई प्रांतों में सक्रिय है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका किस तरह अपनी चालें चल रहा है, यह भी समझने वाली बात है। 35 दिन से जारी युद्ध में अमेरिका का रवैया डबल गेम वाला है। एक तरफ बाइडेन इजरायली सेना को लगातार विध्वंसक हथियार मुहैया करा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध विराम का राग अलाप रहा है। इस बीच युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका जिस कोशिश में कई दिन से लगा था, इजराइल उसके लिए तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि इजराइल मानवता के आधार पर रोजाना 4 घंटे युद्ध रोकने के लिए तैयार है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता हमास के कब्जे में फंसे बंधक हैं। इस वक्त हमास के कब्जे में 25 देशों के 239 नागरिक हैं। इनमें सबसे ज्यादा 54 नागरिक थाईलैंड के हैं। हमास के कब्जे में अमेरिका के 12 नागरिक हैं। इसके अलावा 12 बंधक जर्मनी के, 6 बंधक फ्रांस के और 6 बंधक रूस के हैं। अभी तक हमास से 4 बंधकों को छोड़ा है। सवाल यह है कि रोजाना 4 घंटे युद्ध रुकवाकर अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका की चिंता अपने 12 नागरिकों को लेकर ज्यादा है। कतर में CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की मोसाद चीफ डेविड बार्निया से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा हुई। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 3 दिन के सीज फायर के बदले 10 से 20 बंधकों की रिहाई पर बात हुई है। सीज फायर के बदले हमास से बंधकों की पूरी लिस्ट देने पर भी बात हुई। अमेरिका के लिए बंधकों की रिहाई कितना बड़ा मुद्दा है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद बाइडेन युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं। 4 दिन पहले यानी 6 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। बाइडेन ने नेतन्याहू से युद्ध में कुछ घंटे ढील देने को कहा था। एक हफ्ता पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात में बंधकों का मुद्दा उठाया था। बंधकों की रिहाई में हमास की कुछ शर्तें आड़े आ रही हैं। हमास चाहता है कि इजराइल युद्ध रोके, तेल की सप्लाई बहाल करे और बंधकों के बदले 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें मानना इजराइल के लिए काफी मुश्किल है। IDF की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 4 घंटे के युद्ध विराम का मकसद गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद पहुंचाना है। पिछले 3 दिन में उत्तरी गाजा से करीब 1.5 लाख लोग भाग चुके हैं। IDF का कहना है कि अब तक 9 लाख लोग उत्तरी गाजा छोड़ चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच में बंधकों की रिहाई को लेकर कवायद जारी है। बंधकों की रिहाई की कवायद, 80 बंधकों की रिहाई पर इजराइल हमास के बीच में डील जारी है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। हमास ने जेल में बंद आतंकवादियों को की छोड़ने की शर्त रखी है। फिर देखिए, गाजा पर हमले और ईंधन को लेकर हमास ने रखी है शर्त। कैदियों के बदले हमास से बच्चों की रिहाई पर इजराइल तैयार है। गाजा में हमास के कब्जे में 242 बंधक होने का दावा है। 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक हमास खुद 4 बंधकों को छोड़ चुका है। IDF ने ऑपरेशन के दौरान अपनी एक महिला सैनिक को मुक्त कराया। बंधकों की रिहाई को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अल कुद्दस ब्रिगेड ने बंधकों का एक वीडियो जारी किया है। अल कुद्दस ब्रिगेड ने इस वीडियो में 2 बंधक दिखाए हैं। 77 साल की बुजुर्ग महिला हना और 13 साल का लड़का यागिल दिख रहा है। इन दोनों को गाजा में हमास ने बंधक बना रखा था। इस वीडियो में दोनों बंधकों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया। दोनों बंधकों ने दावा किया कि हमास उनके साथ मानवीय व्यवहार कर रहा है। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने इसे हमास का प्रोपेगेंडा बताया। इससे पहले भी हमास ने 3 महिलाओं को एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में भी एक महिला ने नेतन्याहू पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। इजरायल गाजा जंग में 4 घंटे के अल्प युद्ध विराम की बात जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामला हल्का हुआ है, बल्कि प्लान कुछ बड़ा भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए जरा फैक्ट्स देखिए। अमेरिका की ओर से इजराइल को हथियारों के भारी भरकम, ये है वो वीडियो, खेप लौटाई गई है। इससे पहले यूक्रेन भेजा जाना था, लेकिन गाजा की वजह से यह सीन पलट गया है। वापस ये हथियार इजराइल के इमरजेंसी गोदाम में आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल इस बार आर पार करके ही रुकेगा। इस जखीरे में वो सब कुछ है जो मिडल ईस्ट में जारी इस युद्ध को विस्फोटक बना सकता है। तो सवाल यह है, क्या इजराइल हमास युद्ध अब लंबा चलने वाला है? क्या इजराइल और मुल्कों से भी जंग की तैयारी में? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ेंगे? और क्या अमेरिकी हथियार सिर्फ हमास हिजबुल्लाह पर हमले के लिए, या फिर अमेरिका को आगे किसी महायुद्ध का अंदेशा? हमास से जारी जंग में अमेरिकी शिप से इजराइल को 2500 टन हथियार और गोला बारूद पहुंचाए गए।
असल में ये वो वेपन हैं जो इजराइल के गोदाम से यूक्रेन के लिए भेजे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने इन हथियारों के उतरने का वीडियो भी जारी किया। जहाज से उतारे गए गोला बारूद और हथियार ट्रकों के जरिए गोदामों में भेजे गए। जंग की शुरुआत से अब तक इजराइल को 123 कार्गो प्लेन, 7 शिप के जरिए 7000 टन हथियार और दूसरे सैन्य सामान मिल चुके हैं। अमेरिकी सेना ने एरियल बमों का जखीरा भी इजरायली आर्मी को दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये वही बम है जो अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाला है। तबाही के ऐसे सामान अमेरिका से इजराइल की धरती पर रोज आ रहे हैं, जिससे अब इस जंग के लंबा खिंचने का पूरा अंदेशा है। नेतन्याहू के बयान से भी यही संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमास के खिलाफ इजराइल के हवाई और जमीन पर हमले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी हैं। मैं जितनी उम्मीद कर रहा था उससे ज्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका को भी ISIS और अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई में वक्त लगा था। मुझे नहीं लगता कि हमें उतना समय लगेगा, लेकिन लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हम लड़ेंगे। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि उनको भी अब ये यकीन हो चला है कि हमास के खिलाफ युद्ध लंबा खिंचने वाला है। इस युद्ध के लंबा खिंचने के आसार इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका $320 मिलियन के प्रिसिजन बम इजराइल को भेज रहा है, स्पाइस बम जिसे कहते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उसके 60,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में उसके युद्धपोत और परमाणु सबमरीन डेरा डाले हुए हैं। हमने इसी शो में पूरी डिटेल में आपको बताया। अमेरिका ने इजराइल को हाईटेक सैटेलाइट मिसाइलें दी हैं। इसका नाम है हेलफायर R9X, जिसे प्रीडेटर ड्रोन से दागा जा सकता है। यह आसपास किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे टारगेट पर अटैक करती है। इसमें कोई वॉरेड नहीं होता, बल्कि 6 ब्लेड लगे होते हैं। इसी मिसाइल से अल-कायदा चीफ अल-जावाहिरी मारा गया था। अब सवाल है कि आखिर इस सैटेलाइट अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर कौन हो सकता है। आइए ये भी देख लेते हैं। बंधकों की निगरानी कर रहे हमास लड़ाके, टनल में छिपा गाजा चीफ याह्या सिनवार, गाजा वेस्ट बैंक से दूर बैठे इस्माइल हानिया और जैसे नेता और दूसरे बड़े कमांडर। क्या अमेरिका ऐसे घातक हथियार इजराइल को देकर मिडिल ईस्ट में जंग भड़का रहा है? गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी तबाही मच रही है, यहां से आने वाले आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका दायरा फैल सकता है? सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सवाल यह है कि क्या परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है? आज एक नहीं, कई शक्तिशाली देशों में इसके अलार्म बज उठे। अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया और चीन के एटमी कदम विनाशक साबित हो सकते हैं। उत्तर कोरिया न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। द फाइनेंशियल टाइम्स में छपी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो तेजी से परमाणु हथियारों को जमा कर रहा है। उसके परमाणु हथियारों के निशाने पर दक्षिण कोरिया आ सकता है। किम जोंग इसके लिए सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियार डिपो बना रहा है। उन्होंने ये तैयारी बुसान में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने के बाद तेज की है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास 35 से 63 परमाणु हथियार हैं। वैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के अलावा अमेरिका को भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है और अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ प्योंगयांग नहीं है। रूस ने पिछले हफ्ते जो टेस्ट किया था उससे पेंटागन की नींद उड़ा दी थी। तब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन अलेक्जेंडर 3 से बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और जद में यूरोप और अमेरिका है। और अब आइए देखते हैं टॉप 9 खबरें। दिल्ली में भारत अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। राजनाथ सिंह बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए हम साथ साथ हैं। ब्लिंकन ने कहा, दुनिया में शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। मीटिंग में इजराइल के मुद्दे पर बात हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। MQ-9 रीपर ड्रोन डील को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, सही समय पर हो जाएगा ऐलान। दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा ऑड इवन। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा हमें नतीजे चाहिए। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ी। कोर्ट के बाहर आप सांसद बोले, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी। धनतेरस की खरीदारी के चलते दिल्ली NCR जाम। दिल्ली जयपुर हाईवे समेत गुरुग्राम के सभी रास्तों पर रेंग कर चली गाड़ियां।
जितिन राम मांझी पर नीतीश के बयान को लेकर बिहार में सियासी बवाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मांझी बोले नीतीश को साजिश के तहत दिया जा रहा है विषैला पदार्थ। राजस्थान के जोधपुर में भारी मात्रा में नकली नोट की खेप बरामद। 1,97,00,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। मुंबई के बांद्रा में 6 गाड़ियों से टकराई कार, 3 लोगों की मौत, 6 घायल। सीलिंग टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले हादसा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी। निचले इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। अगले 24 घंटे मौसम और बदलने की खबर।